अगर ब्लिंकिट जेप्टो के जो लोग हैं वो घर में ऑर्डर लेके आते हैं, ब्लिंकिट में अगर देखो पेपर बैग होता है, देयर बेस्ट कि हम प्लास्टिक ना यूज करें, पेपर बैग को यूज करें। अगर वो पोलाइटली उस जिस घर में जाते हैं उससे मांग ले कि पेपर बैग अगर खाली हो जाए मुझे वापस दे दो, अपनी दुकान पे वापस ले जाऊंगा। कितना सिंपल सा तरीका है। ब्लिंकिट का जो डिलीवरी बॉय है उसके काउंट करो एक महीने में कितने पेपर बैग वो वापस लेके आया है और उसके हिसाब से उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। मेरे जो 12 हिमालयन स्टेट्स है, मैं अपना मानता हूँ उनको इन अ वे, उसमें अगर मैं कहूँ तो गिने चुने माओलिनोंग जो बड़ा फेमस एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है, माओलिनोंग। हाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है शिलोंग से आपका लगभग 5 घंटे की ड्राइव। ओके, वहाँ पे क्या देखा आपने? वहाँ पे देखा कि क्लीनेस्ट विलेज क्या हो सकता है, कैसा दिखता है, जो कि हम सोच ही सकते हैं जिसके बारे में। तो हिंदुस्तान के अंदर साफ सुथरा गांव, हर चीज़ नीट एंड क्लीन, वेरी प्रिसाइजली मेंटेन्ड। आपका लैंडस्केपिंग कितना खूबसूरत आपके घर के आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को कर सकता है, और एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें पर्यावरण को है ना प्रायोरिटी दी हुई है। कचरा एक ऐसी समस्या है जो कि हर जगह हमें दिखती है, लेकिन फिर भी इंसान को पता होने के बावजूद भी, चाहे वो गुटखे का रैपर हो, चाहे टॉफी का रैपर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे केले का छिलका ही हो, गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर डाल दिया। ये बहुत ही एक आम ऑब्जर्वेशन है। आप इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हो। बिफोर आई आस्क यू कि आप इस फील्ड में क्यों आए, आई वांट टू नो कि क्या देखा है आपने पिछले इतने सालों में। वो गाना सुना है ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। तो पूरे भारत में, हिंदुस्तान में सब लोगों को आदत पड़ चुकी है अब कचरे के साथ रहने। को एग्जिस्टेंस जो है वो गलत डायरेक्शन में हमारा हो गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि लोगों को इतनी जल्दी आदत पड़ जाएगी। शहरों में थी, पहाड़ों में मुझे डाउट था इस बात को लेके कि पीपल विल रिटेलिएट, मतलब जो भी स्थानीय लोग हैं, टूरिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा सोचेगा कि पहाड़ों में कचरा नहीं होना चाहिए, बाकी जगह फिर भी एक चल जाएगा, चल ही रहा था। बट वो भी हो गया, आदत पड़ गई, और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो जितना जल्दी जल्दी हम प्रोग्रेस करते हैं उतना जल्दी जल्दी हमारा जो पर्यावरण है वो पीछे छूटता है ना। हमारे एज ए कम्युनिटी जो हमारे जो कुछ वायदे थे पर्यावरण को लेके, जो कि आज की तारीख में नहीं, जो बहुत सदियों पहले लिखे जा चुके हैं हमारे पुराणों में और हर जगह पे, जिसका बहुत सारी जगह पे उल्लेख भी किया हुआ है, और वो आज भी रेलेवेंट है, उसमें कोई वो दोहराए नहीं है। जैसे मत्स्य पुराण में एक बात पढ़ी थी मैंने, और उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग जो बोलते हैं आकलन भी है, और उसमें तुलना है बेसिकली। जैसे तुलना हम करते हैं कि एक कुआं जो है, 10 कुएं जो है एक तालाब के समान होता है। उनकी अगर कम कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बातचीत करते हैं तो 10 तालाब है वो एक झील के समान होती हैं। 10 झील जो होती हैं वो एक पुत्र या पुत्री के समान होते हैं, और 10 पुत्र या पुत्री एक वृक्ष के समान होते हैं। ये तुलना उस जमाने में मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के उल्लेख में की गई हुई है, और वो इतनी रेलेवेंट है आज की डेट में कि हम इंसान से ऊपर पर्यावरण को, पेड़ पौधे को मानते हैं। वो धीरे धीरे पीछे रह गया, गुम हो गया, क्योंकि हम अपनी दौड़ भाग में इतना व्यस्त हो गए हैं। हम जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, पैसा है, पैसे ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा इंसान ज़रूरी नहीं है, अमीर इंसान ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है पूरा ही जो हमारा जो समाज का जो विवरण है वो बदल चुका है। तो इसलिए अब हमें कचरे से क्या हो गया, अब तो आदत सी हो गई है मुझको, वो हो गया है। अब समस्या तब होती है जब कचरा नहीं होता है, तब आप देखो लोग, अरे आज कचरा नहीं है, हैरानी होती है कि इतना साफ कैसे, कि ये शहर इतना साफ कैसे। हाँ, तो आप देखो ना पूरे भारतवर्ष में, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो गिने चुनी तो शहर है हमारे पास जिनको हम कह सकते हैं कि यार जाओ तो उस शहर में, साफ सफाई के पॉइंट से अगर जाना है तो वो शहर में जाके आओ। कितने ही ऐसे गांव हैं, कितने ही ऐसे कस्बे हैं, कितने ही ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने ही आपके स्टेट्स हैं, जो कि आप कह सकते हो मेरे जो 12 हिमालयन स्टेट्स हैं, मैं अपना मानता हूँ उनको इन अ वे, उसमें अगर मैं कहूँ तो गिने चुने माओलिनोंग जो बड़ा फेमस एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है, माओलिनोंग।
माउली नो, हाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है शिलोंग से आपका लगभग 5 घंटे की ड्राइव। ओके, वहाँ पे क्या देखा आपने? वहाँ पे देखा कि क्लीनेस्ट विलेज क्या हो सकता है, कैसा दिखता है, जो कि हम सोच ही सकते हैं जिसके बारे में। तो हिंदुस्तान के अंदर साफ सुथरा गांव, हर चीज़ नीट एंड क्लीन, वेरी प्रिसाइजली मेंटेन्ड, आपका लैंडस्केपिंग कितना खूबसूरत आपके घर के आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को कर सकता है, और एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें पर्यावरण को प्राथमिकता दी हुई है ना, प्रायोरिटी दी हुई है। सो वो मैंने वहीं देखा। और आप ये सोचे कि कितने गांव होंगे हमारे भारत में, देश में और इंडिया में, और उस जैसा गांव कोई नहीं बन पाया। तो ये जो कंपटीशन है, ये क्यों नहीं हो रहा है कंपटीशन हमारे देश में कि सबसे साफ सुंदर गांव कौन सा बने? इस तरीके के कंपटीशन कहाँ है? स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, उसने काफ़ी चीज़ों को बदला भी है, कुछ नए पहलू भी उसने ऐड किए हैं, बट सोसाइटी एट लार्ज जब तक पार्टिसिपेट नहीं करती है और वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनती है नैतिक जिम्मेदारी का, तब तक आई थिंक बदलाव बहुत मुश्किल है। तो गार्बेज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, चारों तरफ दिखता है, और इतना अब एडजस्ट हो गया है हमारी आंखों की पुतलियों में कि अब हमें उससे कोई समस्या नहीं होती है। हॉस्पिटल के सामने कचरा है, हॉस्पिटल के पीछे कचरा है, पुलिस स्टेशन के सामने कचरा है, उसके पीछे कचरा है, हर जगह पे कचरा है। मैं पूरे इंडिया के ट्रिप पे, एक बार रोड ट्रिप पे गया था 1 महीने के लिए। 2 चीज़ें कॉमन थी पूरे भारत में, हिंदुस्तान में, एक तो फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन, और दूसरा हर जगह पे कचरा रोड साइड के। बहुत कम ऐसी जगह मिली जो कि चाहे कितना भी इंटीरियर और फॉरेस्ट एरिया हो वहाँ पे भी कचरा है, मेन सिटी हो वहाँ पे भी गार्बेज है, छोटा सा कस्बा या गांव हो वहाँ पे भी कचरा है। तो हर जगह पे कचरा है। इसको कितने दिन और इग्नोर कर सकते हैं? ये हमारी क्षमता बताएगी एज एन इंडियन कि हम कितने, हमारी कैपेसिटी कितनी बड़ी है कि हम इसको कितने टाइम तक इग्नोर कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जो कचरा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पहाड़ों पे, और ख़ासकर ये जो पिलग्रिम्स हैं, चाहे वो अमरनाथ जी हो, चाहे वो वैष्णो देवी जी हो, चाहे वो केदारनाथ जी हो, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सब कचरों का? हम तो गए बस डाल के आ गए, अरे सिर्फ एक पॉलीथीन तो थी सिर्फ, इससे क्या हो जाएगा? तो यू हैव बीन देयर, आपने खुद वो कचरा उठाया है, साफ करा अपने वॉलंटियर्स के साथ, तो क्या देख रहे हो आप जो हमें नहीं दिख रहा है? सबसे अमेजिंग चीज़ जो निकल के आती है ना इससे, कि हमारी मानसिकता कितनी अमेजिंग है, ये पता चलता है इससे कि कितने मतलब हम विचित्र प्रकार के प्रजाति हैं इस धरातल पे, है ना। वो बिल्कुल क्लियर समझ में आता है मुझे। मैं जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले केदारनाथ था, और मैंने 7-8 दिन वहाँ पे समय बिताया, और मेरा किसी भी यात्रा में किसी भी जगह जाने का मकसद सिर्फ होता है कि वहाँ के कचरे के प्रबंधन को कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। जी। केदारनाथ गए हम, केदारनाथ में अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, और वहाँ पे एक सेटअप कर रहे हैं कि जितना भी कचरा जो वहाँ पे निकलता है उसको कैसे तरीके से कलेक्ट किया जाए। सोर्स सेग्रीगेशन जो है, हम जो काम करते हैं ना, पहली बात तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ किसी भी वर्ग का इंसान उसको कर सकता है। कचरा उठा के सही जगह में पहुँचाना है, ये काम है। इसके पीछे के आर्टिकुलेशन को, साइंस को आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हैं, उसका विवरण कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन इज कि कचरे को सही जगह पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, किस जगह से कहाँ पहुंचाना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बट उस चैलेंज को अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं तो पॉसिबल हर चीज़ है, असंभव तो कुछ नहीं है। तो केदारनाथ में जब मैंने देखा, मैं अभी दूसरी बार गया था, और चाहे 5 साल का बच्चा हो जिसको उसके पेरेंट्स बड़ा मोटिवेट करके लेके जा रहे हैं कि हमारा बेटा पैदल चलेगा और पैदल जाएगा और यात्रा पूरी करेगा, उसको भी मैंने कचरा फेंकते हुए देखा और उसको रोका भी। 25 साल 26 साल जो यंग एज है, जिसमें कि आपका एकदम से आप एनर्जी से भरपूर हो, उस टाइप के यूथ को भी देखा मैंने। पहले कचरा फेंकते हुए देखा, फिर मेंटली उस यात्रा में गिव अप करते हुए देखा, और पैदल की बजाय घोड़े खच्चर में बैठते हुए देखा। 50, 55, 60 साल के भी ऐसे बुजुर्गों को देखा, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, चलो एक ऐसी उम्र है, तो उनको भी देखा कचरा फैलाते हुए। तो और बहुत मार्जिनली अगर हम बात करें तो आउट ऑफ ऑल मेल फीमेल में कुछ फीमेल्स को भी देखा, ठीक है। तो पूरी अगर देखें तो हर एज ग्रुप का इंसान कचरा फेंक रहा है। अभी नई जनरेशन को क्या बोलते हैं पता नहीं, जेन जी, मिलेनियल्स, ये वो अल्फा बड़े सारे नाम हैं, बट कचरा सभी फेंक रहे हैं।
तो अब इसके ऊपर एक सवाल उठता है कि इतनी मेहनत के बाद कोई इंसान तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से कोई यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है। चलो पहले के ज़माने में अंतिम दिनों में ही यात्रा पे निकलते थे कि मैं वहीं पे अपने शरीर को त्याग के और फिर मुझे वापस नहीं आना और मेरा मतलब मैंने अपना जीवन काल पूरा कर लिया। आजकल हमारे पास मीन्स है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सोशल मीडिया है जहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हम कहाँ गए थे जी। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम जाते हैं। मकसद कुछ भी हो, किस वजह से भी जा रहे हो, हम जा रहे हैं बस, ठीक है। तो आप देखो इतनी मेहनत करके जब इंसान इतनी दूर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड, 3500 मीटर लगभग उसका ऑल्टीट्यूड है केदारनाथ जी का, वहाँ पे पहुँचता है तो घर से वो कचरा फेंकना स्टार्ट करता है और जब तक मंदिर नहीं पहुँचा तब तक वो कहीं ना कहीं गंदगी फैलाता होता है। इस यात्रा को भोलेनाथ कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे हैं कि मेरा श्रद्धालु पहुँचा है यहाँ पे, और वो देख रहे होंगे कि मेरा श्रद्धालु कैसे बदल रहा है और जो वहाँ तक पहुँचा है। अब पता नहीं भोलेनाथ का बस चले तो कितने श्रद्धालुओं को थप्पड़ भी लगाए, है ना। क्या पता हमारे जैसे लोग उन्होंने किया है कि भाई आप लोग जाओ और इन श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा का सही मतलब समझाओ, है ना। तो हम उनके लिए उदाहरण बनाते हैं। यात्रा क्यों करनी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए, और यात्रा सिर्फ खुद के लिए नहीं होती है, यात्रा उस पूरे इकोसिस्टम के लिए होती है जो आपके जीवन को सपोर्ट करता है। हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आकाश, तो सब चीज़ों को वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, पर्यावरण, सबको सब कुछ देता है। हमने बदले में इतना उसके ऊपर कैओटिक जो है एटीट्यूड दिखाया है और वो बियॉन्ड कंट्रोल भी चला गया है हर जगह पे। तो ये मानसिकता में बदलाव जो हुआ है कि आई मी माई सेल्फ, बेसिकली यही हुआ है। अगर आप ये दिखा रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान कि मैं हर जगह जाऊंगा तो गंदगी फैला के आऊँगा, तो आप अपने आप से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है, है ना। तो आपकी श्रद्धा का तो कोई मीनिंग रह ही नहीं गया है। जब आप भोलेनाथ के मंदिर के 10, 100, 150, 200 मीटर की रेडियस में अगर आप कचरा फेंक के आते हो तो आपका क्या अर्थ रह गया उस यात्रा का। क्या आपने मांग लिया ऐसे नंदी के कान में बोल के कि भाई मैं तो, मुझे ये आशीर्वाद दो, मुझे वो दो। इतनी मेहनत करके घंटों लाइन में लग के आप पहुँचते हैं, तो मेरे हिसाब से वो श्रद्धा तो है नहीं। वो तो बस कुछ मन चले हुए हैं अपने हिसाब से, और उनको जब मूड बन गया, अच्छा मूड बन गया, उनके पास सुविधाएं, तो जा रहे हैं वो लोग। हम क्या करने की कोशिश करते हैं इन स्थानों पे कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कचरा जो है जिस सप्लाई चेन से जाता है उसी रूट से वापस भी आ जाए। अब हम केदारनाथ धाम के आसपास में अगर 1000 प्लास्टिक की बोतल पानी की भिजवाते हैं, 1000 कोल्ड ड्रिंक की बोतल भिजवाते हैं, जितनी मेहनत के साथ लोग लेके जाते हैं, अपने कंधों पे लेके जाते हैं, घोड़े खच्चर पे लेके जाते हैं जी, उसको खाली होने के बाद वापस लाने की क्षमता हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एटीट्यूड गलत है। मुझे बहुत उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी ना, क्योंकि जब बंदा लेके जा रहा है, उसने बेच दिया, अब उसके लिए वो कचरा हो गया। ये तो दो पहलू हो गए ना, एक दुकानदार का पहलू हो गया, एक कंज्यूमर का पहलू हो गया। कंज्यूमर ने अगर पानी की बोतल ली है तो उसको खाली भी ला सकता है, नीचे तक ला सकता है, बिल्कुल। पूरे रास्ते में पानी की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बिल्कुल। आप रिफिल कर सकते हैं पानी को, बिल्कुल। उससे साफ सुथरा पानी तो कहीं मिलेगा नहीं, नेचुरल स्प्रिंग का पानी है। एक जिम्मेदारी हो गई जो कंज्यूमर है, एक जिम्मेदारी होगी जो शॉपकीपर है, रिटेलर है उसकी। आप मेहनत करके सामान लेके जाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, और आपका वहाँ पे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप जब यात्रा खत्म करके वापस आते हैं, उस प्रभु के स्थान से आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि अपने टेंट के साथ, अपने स्लीपिंग बैग के साथ, अपने पर्सनल आइटम्स के साथ साथ कुछ कचरा भी नीचे लेके आए जो आपने पूरे 6 महीने में वहाँ पे उत्पन्न किया है। उसके लिए कोई पॉलिसी, कोई स्कीम वो है, बट उसके ऊपर निर्धारित होना जरूरी नहीं कि अब मैं कोई पॉलिसी सरकार बनाएगी तभी मैं जाके अपना कचरा उठा के लाऊं। ये तो नैतिकता है ना। ऐसा कोई गांव इस देश के अंदर, भारत के अंदर, जहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो, अपार्ट फ्रॉम वन विच मेंशन्ड इन नॉर्थ ईस्ट, ऐसा और कोई गांव जिसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकें? एल्स यू ऑलवेज थिंक कि ये तो भारत में पॉसिबल है ही नहीं, ये तो सिर्फ भूटान में या फिर यूरोप में ही पॉसिबल है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आसपास हमारे? देखो, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जो वेस्ट, बस ज़्यादा नहीं, अच्छा, थोड़ा सा जैसे कचरा प्रबंधन है ना, वेस्ट मैनेजमेंट जो है, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ये मान लिया है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके हमारे आसपास इतने सारे दिखते हुए एग्जाम्पल्स हैं।
दिल्ली एनसीआर में आप देख लो, चारों तरफ 4 पहाड़ हैं कचरे के यार, गाजीपुर, बंदवाड़ी, भलसवा, कहीं पे भी आप चले जाओ। हमको भी चाहिए माउंटेन व्यू। हाँ, माउंटेन व्यू माउंटेन का व्यू है ना। सो अब है वो, उनको देख देख के हमें पता चल गया है कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कचरा प्रबंधन जो है सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो जाएगा। लगता ही नहीं हमें, हम मान ही नहीं सकते इस बात। हाँ। हिमाचल में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे कि कचरा बिल्कुल नदी के साथ में है, उसमें गीला भी आ रहा है, उसमें सूखा भी आ रहा है, उसमें मेंस्ट्रुअल वेस्ट भी आ रहा है, उसमें मेडिकल वेस्ट भी कई बार पहुंच जाता है। तो सब चीज़ें उसमें जा रही हैं और वो सब का जब मिलन होता है तो एक बहुत भयंकर दुर्गंध उसमें से निकलती है, और जब वो निकलती तो आसपास के लोग उससे परेशान रहते हैं। तो सबको ये पता चल गया है कि भाई प्रॉपर वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे फॉरवर्ड। उसका रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ये है कि हर किसी की भागीदारी है कचरा प्रबंधन में। 10 घर अगर कचरा सेग्रीगेट करके सोर्स पे किचन से सेग्रीगेट करके भेज रहे हैं, 11वें घर ने अगर उसमें मिक्स करके फेंक दिया तो सारा 10 लोगों का वो गार्बेज वो फिर से खराब हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपको रूटीन में बिना भूले आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने घर से देना है, वो होता है। दूसरा कदम आता है, जैसे ही अगर आपने सेग्रीगेट कर दिया, जो बंदा आपसे लेने आ रहा है वो आपसे मिक्स करके ले जाता है। फिर अगर उन्होंने भी सेग्रीगेट कर दिया, जो ट्रक या ट्रैक्टर या गाड़ी में जब जाता है, साइट पे पहुंचता है, तो एक ही गाड़ी में सारा मटेरियल पहुंचता है, तो वहाँ पे जब वो अनलोड करता है तो उसके वो टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करता है। वो उसने जैक उठाया, उसने गाड़ी को डंप कर दिया और फिर वहाँ पे मिक्स हो जाता है। सो फेलियर होने के इतने सारे पॉइंट्स हैं पूरे सिस्टम में कि आप थोड़ी सी भी भूल चूक करोगे तो उसके बाद आपको फिर से दोबारा आप स्क्वायर वन पे चले जाओगे। 1 साल आपने बहुत मेहनत की, आपने 1 हफ्ते छोड़ दिया, फिर से वही बात हो जाती है। तो कचरा प्रबंधन इसलिए सबसे मुश्किल चीज़ है। दूसरा है एजुकेशन का, अवेयरनेस का, जिसमें कि स्कूल में हमें कितनी बार सिखाया गया है कि गीला सूखा वेस्ट सेग्रीगेशन कितनी बार हमसे करवाया गया है। अर्बन स्पेस हो, रूरल हो, बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल हो या बिल्कुल सरकारी स्कूल हो, सब अपने अपने उसमें है। तो बहुत मुश्किल काम है ये कि बच्चों को हमने कभी सिखाया ही नहीं ढंग से कि कचरा गीला सूखा और उसके कितने तरीके के सेग्रीगेशन है। अब जब हमारी नैतिकता नहीं है, हमारे पास सिविक सेंस नहीं है, हमें अपनी ड्यूटीज़ का नहीं पता है, तो उसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है अभी बताता हूँ। हमारे देश में जितने रिसाइकलर्स हैं मोस्टली, अब रिसाइकलर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लास्टिक का होता है, ग्लास का होता है, टेक्सटाइल का होता है, रबर का होता है। ये सारा मटीरियल जो है बाहर से सोर्स करते हैं, नीट एंड क्लीन सेग्रीगेटेड मटीरियल मिलता है। विदेश में यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ से सारा मटीरियल आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है, जिसको हम कचरा बोलते हैं, जिसको मटेरियल भी मान सकते हैं, क्योंकि मटेरियल गार्बेज सिर्फ गार्बेज नहीं है। वेस्ट इज नॉट वेस्ट अंटिल इट इज वेस्टेड। और वेस्ट समझा नहीं है कि सपोज मैं समझाता हूँ आपको कि एक चीज जो कि आपके लिए कचरा है, आपने पानी की बोतल पी, सपोज ये कांच था, ये टूट गया फॉर एग्जांपल, हाँ है ना, ये अब आपके लिए कचरा बन गया। मैं रिसाइकलर हूँ ग्लास का, मेरे लिए वो मटीरियल है। हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है, बट वो मटेरियल मुझ तक कैसे पहुंचता है, हाँ जी, वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। आपके घर से, हाँ जैसे हमने डिस्कस किया, तो आपके घर से, हिंदुस्तान में आपका घर है, इंडिया में आपका घर है, वहाँ से एज ए रिसाइकलर मेरे तक पहुँचने में इसको बड़ी दिक्कत है। बट यूरोप से ही आएगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सेग्रीगेटेड, और उसकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपना मटीरियल क्या करेंगे, इंडिया में भेज देंगे। रिसाइकलर्स हमारे पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पानीपत क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट पानीपत में 1% भी नहीं जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, 2 तरीके के वेस्ट होते हैं। एक, इंडस्ट्री ने जब हमारे कपड़े बनते हैं इंडस्ट्री में, सपोज कोई डेनिम, कॉटन, पॉलिएस्टर, ब्लेंड, जितनी भी वैरायटी हो सकती हैं कपड़े की जो आज की डेट में हम पहनते हैं, जब वो फैक्ट्री में तैयार होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बचता है। अच्छा, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। जब वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा होता है तो उसको प्री कंज्यूमर कह सकते हैं आप। प्री कंज्यूमर वेस्ट टेक्सटाइल है या फिर प्लास्टिक है। ठीक है। एक वेस्ट हो गया जो हमारे घरों से निकलता है, जैसे मैंने कपड़ी शर्ट पहनी और अब मैं 6 महीने के बाद ये फट गई या इसके बुरे हाल हो गए, तो मैंने सोचा इसको कहीं ना कहीं मैं गार्बेज में डाल देता हूँ। तो दिस इज पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया में समस्या ये है कि पोस्ट कंज्यूमर मटीरियल्स, प्लास्टिक फिर भी फेयरली वेल, पीईटी जिसमें जो कि प्लास्टिक की बॉटल है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कलेक्शन है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सब प्लास्टिक की बॉटल जिसमें हाई वैल्यू है, वो उसकी कलेक्शन और सप्लाई चेन और रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कलेक्ट होके पहुंचता है रिसाइकलिंग तक। ओके, बहुत सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ें। हमने बात की थी जो ये ग्लास है वो टूट जाता है,
मैं इसको जो बाहर कचरा वाला उसको देता हूँ कि भाई ये एक वेस्ट है, ये एक वेस्ट है, उसने इकट्ठा किया, फिर एक जगह पहुँचा, वहाँ पे भी अगर ये सेग्रीगेटेड रहा तो अच्छी बात है, फिर फाइनली पहुँचा, अच्छी बात है, फिर फाइनली जहाँ पे डंप हुआ तो अच्छी बात है, अगर उसने अगर लिखपला कर दिया तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। राइट। वहाँ से भी जो अगर आप रिसाइकिल वाले हो आप तक पहुँच सकता है ना, अगर ये सेग्रीगेटेड रहा। तो अब सोचो अगर वहाँ से मेरे पास पहुँचेगा तो कितनी मेहनत और ऐड होगी उसमें। वहाँ पे जब हम फॉर एग्जांपल कोई भी डंपिंग साइट हम लेते हैं, यार्ड है ना, मान लो बंदवाड़ी का डंपिंग साइट हमने ले लिया जो कि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में है, ठीक है। वहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा हो गया, अब फिर से उसको सेग्रीगेशन में लगाओ, एक टीम लगाओ। नहीं बट वहाँ पे तो इफ दिस लाइक सेग्रीगेटेड, अगर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से होम से लेके उस डंपिंग यार्ड तक सब ने अपनी जिम्मेदारी को सही से फॉलो किया तो इट इज इजीली लाइक सेग्रीगेटेड। तो फिर आपके लिए एज अ रिसाइकलर अच्छी बात है कि आपको वहीं से मिल गया इंस्टेड ऑफ कि आप यूरोप से मंगवाएं उस चीज को, ठीक है। बट वो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ही आपको यूरोप से मंगवाना पड़ रहा है कि मैं अपना टाइम ना स्पेंड करूँ कि इसको मैं डंपिंग यार्ड से सॉर्ट करूँ, तो आई एम गोइंग टू डू यूरोप। ऐसा हो रहा है। सेम थिंग फॉर टेक्सटाइल्स ऑल्सो, कि टेक्सटाइल में जो इंडस्ट्री है उनका जो प्री कंज्यूमर गार्बेज था, है ना, वो जो नदियों में बहा दिया जाता है, क्या वही चीज़ है? पोस्ट कंज्यूमर इज़न्ट दैट प्री कंज्यूमर, कि जो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री का जो लाइक वेस्ट होता है इट इज़ प्री कंज्यूमर ना। हाँ, बिल्कुल, इट इज़ प्री कंज्यूमर, है ना। और जो पोस्ट कंज्यूमर है कि आपकी जो शर्ट है आपने यूज़ किया, ये फट गई, उसको भी हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं इंडिया में खास तौर पे, कि इससे साफ भी करेंगे, फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को दे दिया, छोटे भाई ने उसको दे दिया, फिर नाली में भी लगा के उसको करेंगे, हाउस हेल्प को चला गया, फिर पोछा बना दिया, तो कुछ ना कुछ the lifetime is like very like long as compared to the consumerism in the Europe कि एक बार पहना, दो बार पहना, अच्छा लगा और डंप कर दिया। हाँ। तो उसमें डिफरेंस क्या आता है कि उस मटेरियल की क्वालिटी अच्छी रहती है, उसको रिसाइकिल बाहर वाले की है, उसको रिसाइकिल करना इजी रहता है, और उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट वी हैव। हमारा जो पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल है उसकी क्वालिटी हम बहुत डिग्रेड वे में उसको छोड़ते हैं, बिल्कुल लास्ट उसकी स्टेज चल रही होती है जब, तो तब उसको हम छोड़ते हैं और उसके बाद उसको रिसाइकिल करना मुश्किल होता है। इसीलिए पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है हिंदुस्तान में अभी की आज की डेट में। अब धीरे धीरे 2 साल से जब भारत टेक्स जो पीएमओ का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि भारत टेक्सटाइल्स को लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो इन फरवरी दे डिड इट, और उसमें लोगों को इकट्ठा किया, बताया गया कि टेक्सटाइल वेस्ट जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, बिकॉज हमारा यूज एंड थ्रो कल्चर जो है, जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, कि वो रीइंट्रोड्यूस हो गया कोविड के टाइम में। एक टाइम पे उसके काफ़ी अच्छा कंट्रोल हुआ था, बट कोविड टाइम्स में बिकॉज ऑफ द मेडिकल एंड द क्राइसिस दैट वी हैड, तो उसमें यूज एंड थ्रो कल्चर बहुत एक्सट्रीमली इंट्रोड्यूस हुआ फिर से, और उसकी वजह से आज भी हमारा जो है वेस्ट जनरेशन जो है वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न और द यूएसए। हमारा जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है वो काफ़ी लो है एज ए कंट्री, एज एन इंडिविजुअल, बट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमें आई थिंक इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद एनी अदर कंट्री, विद इन द कंट्री हम क्या इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कितनी अच्छी सप्लाई चेन किसी भी मटेरियल की बना सकते हैं, सो दैट फॉर एग्जांपल हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को हम रिसाइकलिंग तक कैसे पहुंचाएं, उसके कैसे क्या सेटअप्स हो सकते हैं, उसके पीछे की एजुकेशन क्या है, वो कहाँ से आएगी, उसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, हम कलेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम कलेक्शन के बाद उसको सेग्रीगेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल में बहुत सारी वैरायटी है आज की डेट में, तो किसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा, मशीनरी के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इसमें पॉलिएस्टर कितना है, कॉटन कितना है, तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद हम उसको रिसाइकिल करके मार्केट में दोबारा इंट्रोड्यूस कैसे करें, है ना। तो ये जो स्टडी है इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं इसके ऊपर, हम खुद भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इंडियन पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जो किसी भी फॉर्मेट में होता है वो सही तरीके से है। और ये कोशिश हम हिमालयाज में भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं, कि अगर आप सोर्स सेग्रीगेशन करने में कैपेबल हो, नहीं हो तो हम आपको कैपेबल बनाते हैं। हमारे पास में अभी लगभग 60 गाँव हैं, उन 60 विलेजेस में हम कोशिश करते हैं कि 100%, ऑलमोस्ट 85-90% तक हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन हो। सेग्रीगेशन के बाद हमारा जो कलेक्शन सिस्टम है उन छोटे छोटे गाँवों में, ये गांव छोटे हैं बट सेंसिटिव है, टूरिज्म फुटफॉल बहुत हाई रहता है, इसलिए इन गाँवों को हमने चुना है, ठीक है। और उन गाँव से हम जो सेग्रीगेटेड मटेरियल है, गाँव में लोगों को समझाना थोड़ा आसान भी है, शहर के लोग थोड़ा सा बिजी, हसल बसल, नेगेटिविटी, ये सब वो सब प्रेशर बहुत रहता है। गाँव में थोड़ा इत्मीनान से बैठो तो इंसान उसको समझा सकते हैं, 2-4 बार में ईजिली वो चीज़ें हो जाती हैं।
सेग्रीगेशन के बाद हम उसको फिर हमारा सेकेंडरी सेग्रीगेशन तक पहुंचाते हैं, जहाँ पे हम एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, सॉर्टिंग सेंटर, सेग्रीगेशन सेंटर, बहुत सारे RRR सेंटर भी, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, सॉर्ट कई सारे नाम दिए गए हैं, सरकार ने भी दिए हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ ने भी दिए हैं। तो वहाँ पे सेकेंडरी सेग्रीगेशन करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में बहुत सारी वैरायटी है, कोई MLP है, कोई मोनोलेयर है, कोई PET है, कोई लो वैल्यू है, कोई मिल्क पाउचेज है, उसी में आपका क्लियर प्लास्टिक है, तो बड़े सारी वैरायटीज उसमें होती हैं, HDPE होता है उसमें। सो वैरायटी के हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि अगर उसकी जो मटीरियलिटी है उसके हिसाब से अगर आप उसको सेग्रीगेट नहीं करोगे तो रिसाइकलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसको रिसाइकलर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपने इतनी जो पूरी इकोसिस्टम या चेन बनाई है उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए वो करना पड़ेगा सेकेंडरी। तो जैसे कि हर कम्युनिटी में एक मंदिर होता है, स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, वैसे ही एक MRF भी होना चाहिए। MRF मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसको वेस्ट रिकवरी फैसिलिटी भी कह सकते हैं। मटीरियल इसलिए क्योंकि वो सेग्रीगेटेड है, उसमें जान है, कुछ उसमें ताकत है, उसमें रिसाइकलिंग कैपेसिटी, उसमें फाइनेंशियल वैल्यू है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, और उसमें मे बी क्लोरिफिक वैल्यू है अगर उसको इंसिनरेट करना है एनर्जी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो इसलिए वो फर्स्ट सोर्स सेग्रीगेशन, सेकेंडरी सेग्रीगेशन एट दी MRF, सेग्रीगेशन के बाद उसको हम हाई अल्टीट्यूड में या कहीं भी अर्बन स्पेस में भी अगर उसको बनाते हैं तो कंप्रेस करते हैं, सो दैट कंप्रेस के बाद उसकी वॉल्यूम कम हो जाए, ट्रक में उसको लोड करें और रिसाइकलर तक उसको पहुंच जाए। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट जो एक दिशा है, नंबर 1 जो भी लिसनर्स हैं उनमें बहुत सारे लिसनर्स हो सकते हैं। वन इज़ जो कि एंड कंज्यूमर्स हैं, जो कि अपने अर्बन जगह पे रहते हैं, उनको अपनी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, उनको जो अपने कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो चेंज करने चाहिए, उनको फास्ट फैशन का विक्टिम नहीं बनना चाहिए और रीयूज़ में जाना चाहिए, जिससे कि उनका जो कपड़ा है, जो चीज़ें वो घर में यूज़ करते हैं, उसकी लाइफ और बढ़ जाए और वो कम कंट्रीब्यूट करें इन टर्म्स ऑफ द वेस्ट। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, वो सारे बिजनेस ओनर्स जिनको एक आइडिया समझ आए कि अगर वो वेस्ट रिसाइकिल करते हैं तो वहाँ भी पैसा है और उसके साथ साथ एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या सरकार के ऑफिशियल्स जो कि इस बात को और आपकी बात को और अच्छे से समझे कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो क्या हम ये तीनों चीज़ें कवर कर पा रहे हैं? बिल्कुल। हमने शुरुआत की पोस्टमार्टम मतलब हमने मान लिया हम बड़े अच्छे कंज्यूमर हैं और हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, और हमने उसके बाद उसको कचरे को फेंक दिया। हमने शुरुआत की वहाँ से जी। उसका एक स्टेप बैक जो कि मिनिमाइजेशन है, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, क्या चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं और कैसे आप अपने फुटप्रिंट्स कम कर सकते हो। दिस हैज़ टू बी दी प्रायोरिटी। इसमें एक पॉइंट है, हम लोग कहीं ना कहीं रेकमेंड कर रहे हैं कि मिनिमलिज्म की तरफ जाइए तो ही जो सस्टेनेबिलिटी है वो हो पाएगी। बट विडम्बना ये है कि एक तरफ इकनॉमी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमरिज्म है वो भी बढ़े, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, एंड इन दैट एंटायर जर्नी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा एज कम्पेयर टू हमारे जो फादर्स या फोरफादर्स थे। देखो, तो फाइनेंशियल चाहते जो है ना उनको कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हो चाहे कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से हो। बट दो चीज़ें हैं, जितना मेरी समझ है, मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं धरती पे और उनको पता है प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी भी मटेरियल के, और कंट्री में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, GDP उससे कैसे ग्रो करती है। मुझे जो समझ में आया है पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में कि उसमें प्राइमरीली दो चीज़ें हैं। मिनिमाइजेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। कोई भी मटीरियल प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम है। एज ए कंज्यूमर अगर हम किसी मटेरियल को ओवर कंज्यूम करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मार्केट में अगर जितना आप कंज्यूम करोगे, मार्केट फोर्सेस उसको आपको उतना ही उसको रिफिल कर देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप अपनी लिस्ट ये बना सकते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड, वो चीज़ें जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं आपकी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, जो आपको ड्रेन करती हैं चीज़ें, है ना, और जो आपके साथ साथ पर्यावरण को भी ड्रेन करती हैं। इन चीज़ों की एक लिस्ट हर किसी इंडियन को, हिंदुस्तानी को बनानी चाहिए, चाहे यंगस्टर हो चाहे वो ओल्ड एज में हो। बेसिक अगेन रॉकेट साइंस नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट, इट्स अ स्मॉल लिटिल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एंड एवरीबडीज एंड, जहाँ पे कि वो मिनिमाइजेशन,
दूसरा थोड़ा स्लो डाउन, डी ग्रोथ, जो पॉसिबल नहीं है, बट ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होने की भी ज़रूरत कभी कभी मुझे लगता है कि डी ग्रोथ इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम कितने एक्सप्लोर कर लेंगे यार, कहाँ ही चले जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, स्पेस में जाओ, नई नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो, हर चीज़ को। स्पेस में भी स्पेस का इतना वेस्ट हो गया, स्पेस में डेब्री जितनी रोटेट कर रही होती है, मतलब वो जगह भी नहीं बची है अगर किसी ने यहाँ छोड़ के वहाँ जाना है तो वहाँ भी गार्बेज है। तो माय पॉइंट इज़ कि अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को इस तरीके से लें कि जो प्रेशर है, जो मार्केट फोर्सेस हमारे ऊपर क्रिएट करती हैं, तो मल्टीपल चैनल्स में, मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए कि आपको इसकी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, चाहे नीड ना भी हो, हाँ, तो नीड नहीं भी है तो हमें लगता है कि यार वी आर मिसिंग आउट समथिंग, है ना। सो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? देखो, मटेरियल चाहे कोई भी हो, पेपर था, पेपर को हमने सोचा कि हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्लास्टिक आया तो हमें लगा कि हमने पर्यावरण को बचा लिया, ठीक है, यही सोच थी हमारी 50 साल पहले। और हमें लगा कि प्लास्टिक विल रिप्लेस पेपर बिकॉज अब हमें डिफोरेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली बहुत अच्छा आइडिया था, बट अगेन धीरे धीरे हमने उसका एक्सप्लोइटेशन इतना कर दिया कि हम अपना जो घर से एक छोटा थैला लेके जाते थे जिसमें सब्जियां हम खरीद के लाते हैं, उसके लिए भी हमारी डिपेंडेंसी बन गई है कि हमें तो पॉलीथीन में ही चाहिए, है ना, और एक पॉलीथीन भी नहीं चाहिए, हमें तो 7-8 पॉलीथीन लगती है अभी सब्जियां खरीदने में। तो ये जो छोटे छोटे कदम है ना, ये हर कोई अगर जब लेगा, या फिर अगर ये वही अगेन 2 पार्ट हो गए, या तो हम उसको मिनिमाइज कर दें, अगर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे, हम इतने मजबूर हैं अपनी आदतों से, तो फिर उसको हम सेग्रीगेट करके स्ट्रीमलाइन करने की मेहनत करें ताकि उसको प्रॉपर्ली दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए, जो सर्कुलर इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। हमारा तो माइंड बड़ा लीनियर हो गया हर चीज़ को लेके कि मैंने यूज एंड थ्रो जो है ना, वो क्लासिक एग्जाम्पल हर चीज़ के लिए। आप गर्मियों में लोगों को पानी पिलाते हैं, सड़क के किनारे छबील लगाते हैं, छबील लगाते हैं, है ना, तो प्लास्टिक के कप में डालते हैं, वो शाम को जो छबील का जो नुकसान है वो पर्यावरण को आप देखे जाते हैं, गाड़ियों के साथ जो ग्लास उड़ रहे होते हैं। तो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि जहाँ पे कोई प्लास्टिक में पिला रहा है, मैं नहीं पीऊंगा उसको। ये कौन से डिसीजन ले सकते हैं? इसमें तो बहुत बड़ी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू ऑर्डर फ्रॉम जेप्टो और ब्लिंकिट तो पूरा एक पैकेजिंग में आता है, मतलब बबल रैप बोलेंगे या फिर कौन सा रैप बोलेंगे, उस रैप में आता है वो बकायदा। एंड आई एम लाइक कि इसमें तो ऑलरेडी ब्लिंकिट और जेप्टो के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, जो जैसे कि जो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज होता है किसी भी चाहिए, रिवर्स सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं। अगर ब्लिंकिट जेप्टो के जो लोग हैं वो घर में ऑर्डर लेके आते हैं, ब्लिंकिट में अगर देखो पेपर बैग होता है, बड़ा अच्छा सा सॉलिड पेपर बैग होता है, और दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि हम प्लास्टिक ना यूज़ करें, पेपर बैग को यूज़ करें। अगर वो पोलाइटली उस जिस घर में जाते हैं उससे मांग ले कि पेपर बैग अगर खाली हो जाए मुझे वापस दे दो, अपनी दुकान में वापस ले जाऊँगा। कितना सिंपल सा तरीका है। और हर जो बंदा जो ब्लिंकिट का जो डिलीवरी बॉय है या गर्ल है, वो उसके काउंट करो 1 महीने में कितने पेपर बैग वो वापस लेके आया है, और उसके हिसाब से उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। ये जो रिवर्स सप्लाई चेन है ना, इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू। तो ब्लिंकिट और जेप्टो अगर ये सब काम करते हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है। आई एम श्योर दे माइट हैव, दे माइट नॉट हैव थॉट अबाउट इट, बट इफ दिस इज द आइडिया दे मस्ट पॉन्डर अपॉन, और सोच सकते हैं इसके बारे में कि कितने लोग इस सप्लाई चेन को, रिवर्स सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बना। तो कोई जिम्मेदार इंसान है वो बोलेगा नहीं ले जाओ यार, है ना। मैं कभी ऑर्डर करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ले जाओ यार। दुकानदार जो डिलीवरी बॉय है वो लेता है नहीं लेता है, कई बार वो हाँ कर देता है कि बोला मेरे कहीं और जाना है, मैं कहाँ इसको लेके घूमूंगा, कई बार वो ले जाता है। तो उसका अपना माइंडसेट रहता है। तो ये चीज़ हम खुद सीखें अपने हर घर में। हमारी हाउस हेल्प है जो एक्चुअल में मोस्टली जो ऑर्डर्स रिसीव करते हैं उनको सिखाएं कि ये पेपर बैग वापस दो। हमारे घर में कोई काम नहीं उसका, भाई सब इतने पड़े होते हैं पैकेजिंग के मटेरियल, कोई भी काम नहीं होता है। जब एक्चुअल में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो याद आता है सिलेंडर के ऊपर 3 बैग रखे हुए थे, 5 बैग रखे हुए थे, अरे वो अगली बार मैं पक्का लेके आऊँगा। तो कोई भी काम नहीं आता है ना। तो 2-3 अपने थैले गाड़ी में हमेशा रखो, बाइक में हमेशा रखो, और जब भी कहीं पे भी आपका, क्योंकि कई बार स्पॉन्टेनियस आपका मन कर जाता है कि जो डिसाइड करके आप शॉपिंग करते हैं तो आप बल्क में 1 हफ्ते की शॉपिंग कर लो, ठीक है, फ्रूट्स खरीद लो, वेजिटेबल्स खरीद लो, बल्क में 1 हफ्ते में 1 दिन निकाल लो यार, जाओ अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने की, सब्जियां खरीदने। अपना चाम होता है, वो पुराने टाइम के जो रोमांटिक आइडियाज होते थे कि हम इकट्ठे मिलकर सब्जियां खरीदने जाएंगे, तो वो करो, बल्क में 1 हफ्ते ही खरीदो ताकि आपको बार बार ब्लिंकिट ना करना पड़े। ये कन्वीनियंस जो है ना, जो इतनी आसानी से चीजें मिल जाती हैं, तो उसका फुटप्रिंट बहुत होता है। तो ये कंपनी के लोग हैं जो सोचते भी होंगे कि हमारा फुटप्रिंट कैसे कम किया जाए, बट दिस कैन बी वन ऑफ द आइडियाज दे कैन स्टार्ट यूजिंग। और उसके साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं।
सिर्फ खुद का पेपर बैग ना लेके और भी मटेरियल्स मांग सकते हैं कि आपके पास चिप्स के पैकेट है क्या, MLP है क्या, ये सब हमें इकट्ठा करके दो, हम वापस लेके जाएंगे। जहाँ पे उनका गोडाउन है वहाँ पे उसको भी एक छोटा सा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना सकते हैं लोग। आर्मी के जो कैंपस होते हैं वो बहुत साफ होते हैं। एंड आपको सुनते हुए आई रिमेंबर्ड माई स्कूल, मैं कभी आर्मी स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन स्कूल में सब्जेक्ट, सॉरी मिलिट्री स्कूल, माफ़ी चाहता हूँ। मैं हूँ देहरादून से, एंड हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था EVS, एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें नंबर सबके अच्छे आते थे 95+, लेकिन किसी को इसलिए जाता था हाँ कि भाई इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, एवरेज बढ़ जाएगी अपनी 10th एंड 12th की। देखो एनवायरनमेंट की इज्जत कब से गिरी हुई है लेकिन फॉर्चुनेटली स्कूल में ये स्ट्रिक्टनेस बहुत थी कि साफ सफाई मेंटेन की जाएगी, तो वो हमारे अंदर पहले से शायद दिया गया। प्लस घर का माहौल भी ऐसा था कि नहीं ये गंदगी नहीं करनी है, तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी भी इंसान पे। तो शायद जो आज पेरेंट्स इसको सुन रहे हों, दे कैन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये ना बोलें कि देखो ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चे आपको देख के सीखेंगे। तो द स्कूलिंग एंड द एनवायरनमेंट एट होम कैन मेक अ डिफरेंस। ओवर टू योर स्टोरी सर, फिर क्या हुआ मिलिट्री स्टोरी के बाद? वो होता ना अमिताभ बच्चन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो ये हमारा मिलिट्री स्कूल था बिल्कुल वैसे ही। सेट टाइमिंग्स हर चीज़ की, इतने बजे PT के लिए जाना है तो जाना ही, इतने बजे असेंबली में जाना है तो जाना है। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ थी बहुत, कोई भी उसमें ये नहीं था। तो उस वजह से क्या हो गया कि डिसिप्लिन तो आ गया लाइफ में। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैंने ना बिगड़ना है, मैं 10 बजे सो के उठूँगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे। मैं 6 बजे ना मैं ऐसे मुर्गे की तरह खड़ा होता हूँ बिल्कुल, हाँ भी बांग देते हुए कि भी हम हो गए तैयार, दुनिया देश दुनिया के लिए तैयार है ना। तो उस लाइफ ने क्या है, एक तो फिजिकली आप इतने स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आज भी अगर हम ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हैं, जाते हैं, तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। वो स्कूल की देन है। डिसिप्लिन जो है वो स्कूल की देन है। अच्छे दोस्त जो हैं जिन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया, जहाँ पे कि जिस टाइम पे ये था कि आज शाम का पता नहीं कहाँ रुकना है, क्या खाना है, तो वो सारे दोस्त वहीं से मिले। तो मिलिट्री स्कूल की बहुत बड़ी देन है, और मिलिट्री स्कूल से ऊपर मैंने अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूशन को माना भी नहीं है। मतलब सबको अपना अपना स्कूल प्यारा है ऑब्वियसली, तो मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। उस टाइम पे बड़ी नफरत होती स्कूल से, क्योंकि सीनियर जूनियर पिटाई ये वो बड़ा कुछ चल रहा होता था बैकग्राउंड में, बट इन द फ्रंट एवरीथिंग वाज कूल। तो दूसरा है कि कैंपस में साफ सफाई, और हर हफ्ते में एक दिन ऐसा डेडिकेटेड होता जिसमें प्लांटेशन, साफ सफाई, कटिंग, ये सब वो सब चलता था हमारा। तो हमें वो बिल्कुल टिपिकल डिफेंस फोर्स पर्सनल की तरह तैयार किया जाता था कि हर चीज़ आपको खुद आनी चाहिए। ठीक है, घास काटनी कैसे काटनी है, पेड़ कौन से होते हैं, कौन से सीजन के क्या चीज़ें होती हैं, तो वो उनसे से बड़ा हमें वो रिलेट किया। ट्रैकिंग के लिए लेके जाया जाता था उस टाइम पे। तो स्कूल ने बड़ा कुछ मुझे दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा आज़ादी क्या चीज़ होती है। मिलिट्री स्कूल के बाद एकदम से पंजाब में पहुंचे और चंडीगढ़ में पहुंचे, तो जब मुझे आज़ादी, जो पंख होते हैं ना, पंख, वो कहाँ से एकदम से निकल के आए, एक पंख मिल गए। तो वहाँ से हमने उड़ान भरनी सीखी कि भाई कैसे उड़ान भर सकते हैं। हर दिशा में गए हम, गलत सही सारी दिशाएं जो कॉलेज में करते हैं, सब चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। पंजाब हुआ उतना एक्सट्रीम तो नहीं थे, और होपफुली कोई हो भी ना, बट ये है कि हाँ ये था कि उस टाइम पे जो एकदम से आज़ादी मिलती है ना, तो जो हजम नहीं होती चीज़ें वो भी हुई है। तो फिर वहाँ से इंट्रोडक्शन भी हुआ है हिमालयाज़ का, या हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल की कहानियों का, वहाँ के ट्रैकिंग रूट्स का, वहाँ पे लोगों का। तो बहुत सारे एक कम्युनिटी डेवलप हुई फ्रेंड्स की, और सारे हिमाचल से तो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे देवी देवता हैं, ये सब वो सब। और मैं किसी भी कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हुआ एक्चुअली। जब स्कूल में था, जब मैं हरियाणा में था, तो 5 साल 6 साल जब थोड़ा सा ये पता चला दीन दुनिया क्या चीज़ होती है, तब मिलिट्री स्कूल में चले गए। तो वहाँ पे बड़ा ही डाइवर्सिफाइड कल्चर होता है, हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी, बिहार से, यूपी से, दिल्ली, ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ स्टूडेंट थे, तो कोई ऐसा ये नहीं था कि मेरा कल्चर ऐसा वैसा, कुछ नहीं। कोई बड़ा फन्ने खां भी है तो स्कूल में सब बराबर है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं है तो भी। आपके फादर आर्मी में थे? हाँ, मेरे पिताजी डिफेंस फोर्सेज में थे। तो वो इन्फ्लुएंस आया? हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश की और आया भी है ना। तो ये था। और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो बट मेरा क्या था कि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर डिफेंस फोर्सेज वाला इंसान था नहीं एक्चुअली। मैं कोशिश कर रहा था कि बने, बट आई थिंक जब मैंने ND के बाद SSB में गया, तो जिन्होंने मुझे असेस किया उन्होंने रियलाइज़ कर लिया ही इज़ नॉट फिट फॉर द आर्मी, ही इज़ मोर ऑन द क्रिएटिव साइड। ये बातें मुझे उस टाइम नहीं पता थी। अब मैं सोचता हूँ इस बात में कि भाई उन्होंने ऐसा सोचा होगा शायद। तो फिर मैं इवेंट मैनेजमेंट मैंने किया, और इवेंट मैनेजमेंट के बाद फिर मैं सीधा वापस दोबारा चंडीगढ़ आया। और फिर मुझे लगा एक अर्ज
हाई अंदर से कि मैं थोड़ा सा देखता हूँ, क्योंकि ना जब एक फिक्स आपने सोचा हुआ जिंदगी में कि मैंने यही करना और उसके अलावा आपको कुछ पता नहीं है, तो बाकी चीज़ें जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं ना, वो सेकेंडरी थॉट्स होते हैं, वो कभी कन्विंसिंग नहीं होते हैं। तो मैं फिर उसके बाद फिर चला गया पहाड़ों में और मुझे लगा कि थोड़े दिन यहीं रहना चाहिए। ये तो मैं एक ऐसे गाँव में रहना शुरू किया जहाँ पे टूरिज्म का इन्फ्लुएंस था, काफ़ी था, बट वहाँ की जीवन शैली बहुत मुश्किल थी। एक कोजी से माहौल में रहने वाले इंसान चंडीगढ़ में आराम से साफ सुथरा जीवन, हर चीज़ डोर स्टेप पे अवेलेबल है, और उसको सीधे एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहाँ पे कि सब चीज़ें खुद करनी, खाना खुद बनाना है, ये सामान लाना है, वो सब कुछ करना है। तो वहाँ पे पहुंचे तो वो एक्सपीरियंसेस जो थे ना, वो धीरे धीरे मेरी ट्रेनिंग थी एक हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग हो रही थी कि आपको पहाड़ों में और हाई ऑल्टीट्यूड पे जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हाँ, आपको पहाड़ों से प्यार धीरे धीरे कैसे हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा पर हो रहा है, आपको यहाँ के जो रीति रिवाज है वो धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं और क्या उनका महत्व है जीवन में। तो धीरे धीरे मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम अ वेरी कोजी सॉर्ट ऑफ, और अपने कन्फाइंड स्पेस में रहने वाला इंसान जो कि थोड़ा थोड़ा एडवेंचरस और ट्रैवलर बन रहा था। अच्छा बताओ, अभी ना जो आप कोई सुन रहा होगा, मे बी एक यंगस्टर है 20s में, एंड ही इज़ लाइक कि हाँ यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, इवन आई फील फॉर द सेम कॉज, और उसको पहाड़ों का बहुत शौक है, उसको ट्रैवल का बहुत शौक है, एडवेंचर का बहुत शौक है, दिस कॉज उसको टच होता है, बट ही थिंक्स कि क्या मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ छाड़ के इसमें आऊँगा नहीं आऊँगा। दिस मोर ऑफ अ सोशल इम्पैक्ट वर्क जो आप करने जा रहे हो। कभी आपको ऐसा लगा कि इसमें इतना पैसा है नहीं है? व्हाई डू आई आस्क दिस? क्योंकि व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, या हमें लगता है ऐसा कि जो भी इंसान ऐसा काम कर रहा है, आई अंडरस्टैंड कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए CSR फंड की आवश्यकता होती है, तभी ये सस्टेनेबल हो पाएगा, वरना आप आज एक ग्रुप बना के आ जाओगे, सफाई करोगे, बट यू हैव टू रन योर ओन लाइवलीहुड एज वेल। तो उसके लिए यू ऑट टू हैव अ बैकिंग ऑफ CSR फंड। तो कभी ऐसा होता है कि मन ललचाता है, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि एक तरफ तो आपके लिए जो कॉज है वो इतना बड़ा है, एक तरफ कहते हैं कि मैं कंज्यूमरिज्म में नहीं जाऊंगा, मैं फैंसी गाड़ी, फैंसी लाइक होटल, सब कुछ जो एक लग्जरी है, क्योंकि जितना लग्जरी उतना कार्बन फुटप्रिंट कहीं ना कहीं है अटैच्ड, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। बट देन यू ऑल्सो फील किया मैं जितना काम कर रहा हूँ, डू आई डिजर्व द लग्जरी और नॉट? कई बार हाँ, ये थॉट आता है। मैंने जितना, जैसे मुझे लगता है कि 10 साल में जितना हमने गार्बेज इकट्ठा करके स्ट्रीमलाइन करके रिसाइकलिंग तक पहुंचाया है, तो मेरे अगले 10 जीवन काल का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया है। तो मुझे वो तो हो गया आपका जो कार्मिक आपका फुटप्रिंट है, जो भाई इस इंसान ने अच्छा काम किया इस धरती पे आने के बाद। बट हम बात कर रहे हैं उस बैलेंस शीट का, क्योंकि एक इंसान को वो चीज़ भी लगती है माइंड में कि ये काम तो मैं करूंगा बट एज अ हॉबी कर लूंगा, कभी कभार हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कोई क्लीननेस सफाई की जो ड्राइव हो रही है वहाँ चला जाऊंगा। बट इसको मेकिंग इट एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन, कि वो भी हैप्पी रहे और एक चक्र चलता रहे, कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि इतना आसान नहीं है, बहुत ये मतलब कठिन जीवन है। जो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताता हूँ कि सब, हर किसी की कठिनाई का लेवल अलग होता है, किसी की एंडोरेंस बहुत हाई होती है, किसी की बहुत लो होती है। बिल्कुल। सो सबको अपना अपना पता है, और जिसको अपना अपना पता है तो उस बात को छुपाए ना, मतलब अपने आप से तो छुपा ही नहीं सकते आप। अगर छुपा लिया आज आपने तो कल वो सामने निकल के आएगा, जब आप अपना कॉर्पोरेट जो जीवन है, बड़ा ही संपन्न सा जीवन है, उसको छोड़ के ऐसे स्पेस में आओगे जहाँ आपको 2-3 दिन ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा, बट जब सुविधाओं की जो कमियां रहेंगी तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है। वही बेटर था। हाँ, तो वही बेटर था, चाहे सांस ना आए, बट एटलीस्ट घर पे सामान तो आ ही जाएगा। कोई तो था ख्याल रखने वाला, है ना। तो प्राइड अब ये है कि एक्सपीरियंस करो, पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी ऐसी इंद्रियाएं जो आपकी मरी हुई है अंदर, वो जग भी जाती है। ठीक है, वो आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या है। आपके अंदर कितना पैशनेट राइटर है, आपके अंदर कितना पैशनेट फोटोग्राफर है, कितना अच्छा डॉक्यूमेंट्री मेकर है, कितना अच्छा विजनरी इंसान है जो कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को अब एक नई रास्ते पे लेके जाएगा, जो वहाँ के समुदाय जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनको एक लाइवलीहुड का ऑप्शन देगा। ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं इंसान के अंदर, और हर कोई चाहता है कि मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करूँ, बट उसको पहले एक्सपीरियंस करो। आप जाओ, जुड़ो, देखो, घूमो फिरो, और वो एक्सपीरियंस गैदर करो। वो एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको एक नया तरीका और डायरेक्शन देंगे।
वो डायरेक्शन आपको अपने आप आ जाएगी। फिर मैंने 7 साल हर जगह पे मैं पैदल चला, घूमा फिरा, देखा सब, उसके बाद मुझे समझ में आया कि क्या करना है। मैंने बड़ा टाइम लगाया अपने जीवन में कि मैंने करना क्या है उसको चीज़ को, वो, और इट वाज नॉट ईजी, आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ जो सामाजिक प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, शादी करो बच्चे, नौकरी करो बच्चे, बच्चे पैदा करो बच्चे, है ना, ये सब चीजें चलती रहती है, वो एक सर्कस अलग है। उसके पैरेलली आपकी अंदर की कश्मकश, करना है कि नहीं करना है, इस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ तो बहुत गड्ढे हैं आगे, इसके ऊपर चलूं कि ना चलूं, है ना। तो ये सारी चीजों का जो है जब मिश्रण आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको वो एक डरा देगा, आप डर जाओगे। तो उससे निकलने के लिए एक वो जो चक्रव्यूह हो तोड़ने के लिए घूमो, देखो जाके बाहर क्या चल रहा है, किस तरीके के लोग हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो समझो उनको। अगर वो समझ में आता है तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ आ जाएगी अंदर से, किसके लिए बने हो आप, हाँ, किस चीज़ के लिए आप बने हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपका वो जैसे बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप घूमने के लिए पैदा हुए हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वही आप वहाँ मन लगाओ, काम करो, फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह के अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं। तो शहर में अपने मुश्किलें हैं, आप शहर में जैसे ही घुसते हैं तो इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, कोई हॉन्किंग कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई मेरे को वहाँ जाना है, रोड क्रॉस करना है, कोई गिरा हुआ है, कुछ है, 70 चीजें चली यहाँ पे। कॉलिंग फाइंड हो गई कि कॉलिंग, हाँ, पहले तो अपनी कॉलिंग, आप वो इमीडिएटली आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे मत बन जाओ कि भाई मैं कबीर की तरह उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, वो मुंह के बल भी जल्दी गिर जाओगे आप। वो है, वो कोशिश आप कर लो पहले एक बार, और उसके बाद फिर देखो। दूसरा है कि अगर आप सामाजिक तौर पे करना चाहते हो, मतलब इसका एक और हिस्सा है कि हर किसी को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो जरूरी नहीं घर बार छोड़ के पहाड़ों में आना है यार, अपने आसपास भी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। आप अपने आसपास इतनी सारी समस्याएं हैं, आप किसी को एक दिन हंसा दो, वही बहुत बड़ी थेरेपी हो जाती है, वही किसी के लिए पता नहीं क्या बन जाता है। अग्री। आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखो जो कि तंग है, जिसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकता, आप उसको 1 घंटे पढ़ा दो दिन में, बिल्कुल, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ढूंढ के अपने आसपास, कोई भी इंसान अपने आसपास के इकोसिस्टम को अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई उसके ऊपर पहुंचती है। पर समस्या ये है कि अच्छे इंसान ने अच्छाई करनी बंद कर दी है और उसको लगता है कि धरती पे सारे लोग बुरे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा एक बार समझना कि अच्छाई करने से अच्छा ही अट्रैक्ट होती है। मान लो शुरू शुरू में रास्ता मुश्किल होगा, पता है सबको, ये ना बातें सबको पता है कि कोई भी अगर झुंड से अलग निकल के कुछ काम करता है, भीड़ से अलग होके कुछ काम करता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं बॉस। मैं जब तक चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, क्या है, किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, आ जाऊंगा वापस। बट जब मैंने पूछा कचरा क्यों है यहाँ पे, तो तब समस्या हुई ना, है ना। तब अपने आप से ही सवाल पूछा कि पिछले 7 साल में जब मैं घूमा था तो मैंने कितना कचरा यहाँ छोड़ा होगा, मैंने क्या उसका समाधान किया होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो आप समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के लिए करना शुरू करो, आपको बड़ी अच्छी भावनाएं आपके अंदर जागृत होंगी, और वो जो एक जागरण होता है अंदर, उसके बाद अपने रास्ते आपको खुद मिल जाएंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। सो दिस इज कि चूज योर कंट्रीब्यूशन, आप कैसे करना चाहते हो। चाहे आप घर बैठे भी कुछ चीज़ कर सकते हो, आसपास आपकी मेड्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, या गार्ड्स, उनको आप हेल्प कर सकते हो। बट अगर किसी को ये करना हो जो आप करने जा रहे हो, तो उसको सस्टेनेबल करने के लिए हाउ इट वर्क्स। मैं तो मेरी कहानी बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाएगी। जो मेरा एक सवाल था, वो पार्ट अभी इतना अच्छे से आंसर हो नहीं पाया, क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं कि जो भी इंसान इससे जुड़ा हुआ है किसी भी सोशल इम्पैक्ट से, तो वो अपनी जीविका को किस हद तक लेके जा सकता है। एक होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, कि आपने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है, तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है, और आप उस फंड को भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने इम्पैक्ट को और एम्पलीफाई कर सकते हो, है ना। तो उस दिशा में किसी को अगर ले जाना हो, आप उस क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो हाउ कैन समवन डू इट, और कैसे होता है ये। देखो, एम्प्टी स्टमक एनवायरमेंटलिज्म तो 2 दिन ही चलता है, ठीक है। तो पैसा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रूशियल और वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ भी है, ठीक है, ये तो क्लियरली सबको पता ही है। और जो एक 25-30 साल का, 35 साल का इंसान है या जो भी है, उसको पता चल गया होगा कि भी वैल्यू है, ठीक है। विदाउट मनी वी कांट जस्ट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी
तो मैं ये मानता हूँ कि मैं तो बहुत नासमझ था, मेरी इतनी मुझे इतना ज्ञान नहीं था चीज़ों का। जो अर्बन स्पेस में लोग बैठे उन्होंने तो बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ किया है। मैंने तो एक्सपीरियंसेस किए हैं ज़िंदगी में कि अगर मैं वहाँ फंसा तो उसके बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं वहाँ मोनेस्ट्री में गया तो मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने गद्दी के साथ समय बिताया तो उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे और उनका इम्पैक्ट मुझ पर क्या हुआ। बट प्रैक्टिकल जो बातें होती हैं उससे मैं बहुत दूर था। तो आज के समय में जो यंग जनरेशन है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत नॉलेज है और उनको पता है किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होता है। बट अगेन कमिंग बैक टू द कोर पॉइंट कि अगर पैसा नहीं है तो आप सेवा भी बहुत लिमिटेड ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद को ही खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो दूसरों को क्या खाना खिला पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था और ये उदाहरण आई डोंट नो कितना रिलेवेंट होगा जो कोई नए एंटरप्रेन्योर्स इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं या समाज सेवा में घुसना चाहते हैं। मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि हम धरातल पे इतना काम करेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए खुद आएंगे। और वही हुआ भी एक तरीके से। 5 साल तक हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी। हमें तो लोग भी ऐसे मिले थे ट्रैक रूट पे जा रहे हैं साफ सफाई करते हुए। किसी कंपनी का CSR हेड था, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभिनव आर्य, और उसने मुझे देखा और बोला कि आप क्या करते हैं, और हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुई थी। मैंने उसको बोला कि अगेन मैं तो अब यंगस्टर्स में देखता हूँ कि कौन मेरा कचरा नीचे ले जा सकता है। मैंने उससे पूछा कि गार्बेज नीचे लेके जाओगे, तो इसे कैपेसिटी तो नहीं है। मैं कहा करो कोशिश यार। फिर उन्होंने 10-11 लोगों के ग्रुप ने 2 लोगों ने 2 बैग उठा लिए और मैं कहा चलो इतना काफ़ी है, क्योंकि हम कम लोग होते हैं, गार्बेज हमेशा ज़्यादा होता है। तो उसके 20 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया, नंबर इधर उधर से पता करके, फेसबुक से ये वो करके, कि मैं उस टाइम आपकी हेल्प नहीं कर पाया था बट अब मैं आपकी हेल्प करूँगा थ्रू CSR, बिकॉज मैं इस कंपनी का CSR हेड हूँ। मैंने कहा हम बहुत यंग ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता भी नहीं होता CSR ढंग से लेना कैसे होता है, इसका रिलेशन। बोला मैं सिखाऊंगा आपको और आप करो काम, बिकॉज आई नो अ पैशनेट इंडिविजुअल व्हेन आई सी वन। तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। बहुत सारे लोग हैं जो कि लेते हैं पर उतना उनको पता नहीं, तो उन्होंने गाइड भी किया। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। तो हम वो लोग हैं जो कि बिल्कुल अज्ञानी, जिनको बोलते हैं ना, जो इस दुनिया से बहुत परे थे और हमें नहीं पता था कि कैसे इन सब चीज़ों को। और मैं तो इतना टाइम पहाड़ों में लगाया तो मुझे तो ये कॉर्पोरेट लाइफ का कुछ पता भी नहीं था। तो पिछले 3-4 साल में मैंने अपने आप को दोबारा से मिलिट्री स्कूल के जो ज्ञान हमने लिए हुए हैं, पढ़ाई की हुई है, जो हमारे अध्यापकों ने उस समय में पढ़ाया है, तो उसको दोबारा से रिवाइव किया और सब लोगों ने मिलकर इस इकोसिस्टम को डेवलप किया। बट वन थिंग विच रिमेन्ड वाज दैट वी वर वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद आवर वर्क। चाहे खाना मिले ना मिले, चाहे हमें सोने की जगह मिले ना मिले, हमने जो डिसाइड किया है हमने उसका काम को अंजाम तक पहुंचाना है। चाहे हमने 150 बैग इकट्ठे किए और हम सिर्फ 11 ही लोग क्यों ना हो, हम उसको जहाँ पे हमने उससे कलेक्ट किया उसको नीचे तक ले आएंगे। इतना हमने उस चीज़ को डीपली एड्रेस किया है और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट, बिकॉज हमने उस कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ा। और आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम ऑल्सो, बिकॉज हमने उस कमिटमेंट को कभी पीछे छूटने नहीं दिया और उसकी वजह से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो कई बार अगर आपके पास स्किल नहीं होती है, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान नहीं होती है, बट आपके पास क्या होता है, आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, और ये कंसिस्टेंसी आपको जिताती है हमेशा। तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी हैं, आपको इतना डेडिकेशन, डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, तब जाके आप भीड़ से निकल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। वरना आप जो सोच रहे हैं सोचते रह जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, हमने अगर पैसा इकट्ठा किया है अपने काम को करने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारा डेडिकेशन और कमिटमेंट ही ले सकता है। और उसकी वजह से लोग हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े और हमें अलग अलग जगह बुलाया और बातचीत की और हमें समझा और फिर हमें समझाया कि क्या तरीका है दुनिया में इस काम को आगे ले जाने का। इंटरेस्टिंगली आपके यहाँ आने से पहले थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया आपके बारे में। आई गॉट टू नो कि जो मोदी जी हैं, इवन ही टॉक्ड अबाउट यू, कि आपने जो काम किया है वो वहाँ तक पहुँचा। तो PMO तक आपका काम पहुँचना क्लियरली शोज़ कि आपने धरातल पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा कि उसकी गूंज वहाँ तक पहुँची। वरना सोचते बहुत लोग हैं, काम भी लोग कोशिश करते हैं, बट वो कितना इम्पैक्टफुल आपने काम किया है कि वहाँ तक पहुँचा, विच इज़ कमेंडेबल। बिल्कुल, जो लोग सोचते हैं कि आई एम वेरी वेल कनेक्टेड और मैंने बोला होगा PMO में किसी को कि मेरा नाम ले दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है। और हमारे जैसे लोग तो ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, अगर होता भी होगा तो अब उन्होंने अपने हिसाब से देख के ढूंढा है, कहाँ से पता किया है। जो हरियाणवी में बोलते हैं कई बार, वही जंगल में मोर नच्चा किसने देखा, हम कहाँ भी प्रधानमंत्री ने देखा। ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो अब इन बातों में ये जरूर निकल के आता है कि आप कहीं पे भी अपना नाच कर रहे हो और वो अच्छा है तो उसको कोई ना कोई नोटिस करेगा, जरूर करेगा। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बोला था कि
मैं कहा सर आप कहाँ से ढूंढ लाते हो हमारे जैसे लोगों को, है ना, कहाँ मिल जाते हैं हमारे जैसे लोग। वो बोला तो हंस के उन्होंने मेरी बात टाल दी। पहली बार जब मेंशन किया 2020 28 दिसंबर को जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया, सॉरी 19 में, तो उसके बाद 2023 में 28 अप्रैल को फ़ोन भी आया जब मन की बात का 100वां एपिसोड था। तो बातचीत हुई, फ़ोन पे बातचीत हुई हमारी, 13 मिनट तक लगातार बात हुई और उसमें से 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारे उसमें भी है, मन की बात के 100वें एपिसोड में भी है। तो उसमें ये लगता है कि अगर देश के प्रथम सेवक ये सोचते हैं कि यार एक हरियाणा का बंदा पागल सा घूम रहा है हिमालयाज में और कचरा साफ कर रहा है, तो इसके काम को थोड़ा सा सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। तो आई थिंक उन्होंने तो नहीं, उनकी टीम ने जरूर रिसर्च की होगी कि हाँ जो काम कर रहा है ठीक ही कर रहा है, अच्छी से। और उससे हमारे लिए भी क्या होता है, एक भरोसा बन जाता है, हमें भी एक विश्वास मिलता है कि अगर प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि जो ये काम है ये छोटा काम नहीं है, ये वो काम है जो कि हर किसी इंसान को करना चाहिए, हर किसी के जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, हर किसी की नैतिकता में झलकना चाहिए, बट वो करते नहीं है, वो अलग बात है। और अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो उनको ये बात ये लगा कि इनको आगे तक धकेलना चाहिए, तो उन्होंने हमें धक्का मारा, चलो तुम हमें साथ में, चिंता ना करो, बढ़ते रहो। तो वो जो भरोसा वहाँ से मिला, तो उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। और जो सालों में लग जाते थे काम करने में, तो हम अब महीनों में कर देते हैं काम। तो ये स्ट्रेंथ मिलती है, तो अच्छाई को अच्छाई अट्रैक्ट करती है। और वही मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप अपने नीयत में साफ हैं और जो कार्य है, कर्म है, उसमें अगर आप एकदम से दृढ़ हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। इंटरेस्टिंगली जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उससे एक रात पहले जो मोदी जी हैं उनको हमने लाइव देखा मंच पे, और वो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैंने उस दिन बाकायदा नोट्स में लिखा था, विच इज़ वेरी रेयर कि आप जब सुनते हो तो या तो आप बैठे हुए होते, रिकॉर्ड कर रहे होते हो कि मोदी सामने बैठे हुए। आई मेड अ नोट ऑफ इट, इसमें लिखा था कि देश हित सर्वोपरि है। एंड आई रोट दिस, मे बी इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, बट जिस भाव के साथ उन्होंने बोला, आई कुड थिंक कि हाँ, आप जो भी काम करो, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो अभी तक एक लेंस कुड भी कि अच्छा एज अ कंपनी मैं कॉलेज या कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करूँगा, उनको ट्रेनिंग ऑफर करूँगा, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। बट फिर आई थॉट कि अगर मैं देश हित के एंगल से देखूँ कि मैं किस तरीके से लोगों को स्किल कर सकता हूँ, उनको एम्पावर कर सकता हूँ, तो वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, जो विजन उनका है, विच इज़ लाइक नेशन फर्स्ट, कहीं ना कहीं इट लाइक इंस्पायर्स यू कि हाँ और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। एंड सर्टनली व्हेन आपने कहा कि जो देश के प्रथम सेवक हैं, जब वो खुद आपको इंस्पायर करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हौसला और बढ़ता है एंड यू सर्टनली वांट टू डू अ लॉट मोर। थैंक यू सो मच जो आपने आज चीज़ें करी शेयर, वो बहुत ज़रूरी थी। हमें सुनने के लिए, समझने के लिए एक नया नज़रिया मिलता है। कई बार हम लोग अपने ही लेंस के थ्रू चीज़ों को देखते हैं कि हाँ यही सही है, यही सही है, एंड देन देयर इज समवन एल्स हु सेज नहीं भाई, दुनिया ये भी है, ऐसे भी जी सकते हो। बिल्कुल। तो जैसे कि मुझे हर जगह कचरा ही दिखाई देता है, मैं हर जगह कचरे की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट सपने भी कचरा ही आता है है ना। तो अब मुझे लगता है कि शायद लोग इतनी ही बात कर रहे हैं कचरा प्रबंधन की, पर्यावरण की, बट वैसा नहीं है। तो मैं अपने इससे जो मेरा सर्कल है उससे बाहर निकल के लोगों तक जाता हूँ, समझता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या इसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है या वो भी इतनी जिम्मेदार हैं। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है। मेरा काम जो है बहुत सिंपल साधारण काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई एम अ सिंपल मैन ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। और इसके बियॉन्ड आई थिंक ऐसे लोग और बने, उजागर हो हमारे समाज से, जो कि समाज से लड़ाई करें, बताएं उनको कि सही तरीका क्या है। और ये कोई सामान्य या तुच्छ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और इसको करने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और जब इसके पीछे के जब काम को आप समझ जाते हैं एक बार की मेहनत क्या है इसके पीछे, तो आई थिंक लोग कचरा नहीं फैलाएंगे और उस कार्य का सम्मान भी करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।